नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स यानी कि कंटेंट जो आता है मैथमेटिक्स का, आइए देखते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है? इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा सार्वगुणज पता करने के लिए हम संख्याओं का एलसीएम करते हैं, यानी कि एलसीएम लेते हैं। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है? बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड पता करने के लिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा निकालते हैं। सबसे छोटा अगर गुणनखंड की बात पूछ ले, सार्वगुणज की बात पूछ ले तो एलसीएम, और गुणनखंड की बात पूछ ले तो एचसीएफ। आइए आगे देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई? गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का भी एलसीएम करते हैं। जैसे हम बात करें 105, 105 का धनात्मक गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करने के लिए एलसीएम लेंगे। जैसे भाई 105, अब 105 का हम एलसीएम लेंगे तो ये कितने से कट जाएगा भाई? 3 से कट जाएगा। तो 3 तिया कितना होता है भाई? 9 होता है। 3 तिया 9, एक बच्चा 3 पंजे 15 हो गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35 होता है, फिर भाई 5 से 7 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आया वो 5 गुणा 3 गुणा 7 आया। अब इसकी जो पावर है भाई 5 की पावर भी 1 हो जाएगी, गुणा और 3 की पावर भी क्या है? 1 है, और गुणा 7 की पावर भी क्या है? 1 है। तीनों की पावर 1 है, क्योंकि तीनों लोग क्या हैं? एक एक बार आए हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो इसके प्रश्न में यानी कि इसकी जो पावर है, इस पावर में 1 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? एक आगे देखते हैं। अब धनात्मक गुणनखंडों का योगफल अब कैसे निकालते हैं? 210 धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए क्या करेंगे? 210 का आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 210 का एलसीएम आएगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 आएगा। प्रत्येक सदस्य एक एक बार आया है। अब हमें करना क्या है? क्योंकि धनात्मक गुणनखंडों का योगफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। गुणनखंडों की संख्या नहीं, संख्या निकालते तो पावर में एक एक जोड़ देते। अब हमें क्या निकालना? भी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 2 है, 2 कितनी बार है? एक बार है। तो 2 को शुरुआत से लिखेंगे 2 की पावर 0 और प्लस 2 की पावर 1, ये हो गया। फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये हो गया। फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। जितने तक जाते हैं, अब मान के चलें 7 की पावर 3 होती तो 3 तक जाती। अगर 3 की पावर 2 होती तो 3 को 2 बार तक लिखते। तो ये हमारा लिख लिया भाई। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? इसको धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे? अब जब किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 होता है। गुणा यानी कि 5 की पावर 0 है ना, तो 1 हो जाएगा इसका मान, तो प्लस 5 हो जाएगा। 5 एकम 5 होता है। फिर गुणा का चिन्ह लग रहा है। 3 की पावर 0 है तो 3 1 हो गया भैया। 3 एकम 3 होता है तो 3 हो गया। गुणा 7 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। 7 एकम 7 होता है, 7 हो जाएगा। अब 1 और 2 3 होती हैं, 3 लिख लिए। 1 और 5 6, 1 और 3 4, और 1 और 7 8। इनको जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 576। तो 210 का धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होता है भाई? 576 होता है। उम्मीद करते हैं कि भाई आप समझ पाए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला है भाई कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। कौन कौन सी हैं भाई? तो अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल बात करें तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप की बात करें तो भाई 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है। ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप कितना होता है? तो 2 और एल प्लस बी होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। घनाभ का आयतन पूछ ले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। घन का आयतन कितना होता है भाई? भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम की बात की जाए तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर और अनंत तक जितनी संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, इन संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता, तो इन्हें भाई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें n से प्रतिशत किया जाता है। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें भाई 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवेन नंबर, अब इवेन नंबर्स क्या होते हैं? इवेन नंबर्स कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं भाई? सम संख्याएं कहते हैं।
आइए आगे देखते हैं। अगला है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से ही भाज्य हों, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल या तो एक से कटें या फिर अपने आप स्वयं से कटें या स्वयं से विभाजित हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, अब भाई 2 कहेंगे 2 सम संख्या भी है, हाँ तो 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती, वो आगे देखेंगे। अब जैसे 3 की बात करें तो 3 का जो फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा और 3 से कटेगी। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, स्वयं वाला और 1 से, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 एक सम संख्या है, इसका मतलब यह है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे की बात की जाए तो आगे है ट्वेन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होती हैं भाई? यानी कि जोड़े में जिनके बीच 2 का अंतर हो, यानी कि अभाज्य संख्याएं कैसी हों? 2 का अंतर हो, पेयर, अभाज्य संख्याओं के पेयर, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31। अब इनका क्या है? 2 का ही अंतर है, जैसे 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर। तो 2 का अंतर हो तो उन्हें भाई ट्वेन प्राइम्स कहते हैं, यानी कि द्वितीयक अभाज्य संख्याएं कहते हैं उन्हें, यानी कि जोड़े वाली पेयर्स में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला है सक्सीसर नंबर्स, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या निकाली जा सकती है। उत्तरवर्ती मानी आगे वाली, अनुवर्ती मानी आगे वाली और पूर्ववर्ती मानी पहले वाली। उत्तरवर्ती कहे या अनुवर्ती कहे, बात एक ही है। जैसे हम बात करें भाई 5 है, 5 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए तो 6 हो जाएगी। इससे अगला वाला अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछता, जैसे हम 20 की पूर्ववर्ती संख्या पूछनी है तो 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 20 से पहले क्या आती है भाई? 19 आती है, तो 19 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है पूर्ववर्ती संख्या। हाँ, यहाँ पर आएंगे पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक हटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या निकल आती है। जैसे भाई 251, अब हम 251 में अगर इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछते हैं तो कितनी हो जाएगी भाई? 250 हो जाएगी, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं भाई? पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक होती है भाई 0 से शुरू। किससे होती हैं? 0 से शुरू। तो इधर को लें 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ये तो प्लस वाले हो गए भैया, और ये माइनस में भी हों तो इन्हें क्या कहते हैं भाई? इन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो भाई ऋणात्मक पूर्णांक, ये संख्या रेखा के लेफ्ट साइड पर स्थित होते हैं और इसका मान जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है। इसका चिन्ह कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये भी लेफ्ट साइड में होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ये संख्या रेखा के राइट साइड में स्थित होते हैं। ये संख्या के राइट साइड में स्थित होती है, 0 होता है तो ये राइट साइड में स्थित होते हैं। कौन से? धनात्मक पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या जो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी हों, यानी कि बटे के रूप में लिखी हों, P/Q के रूप में, जैसे, लेकिन इसका मान Q बराबर क्या ना हो? Q बराबर 0 ना हो, यानी कि Q का मान 0 ना आए। अब हम आपसे पूछ ले कि भाई 2 जो है वो क्या परिमेय संख्या? हाँ, परिमेय संख्या है या नहीं? तो हाँ भाई 2 परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे पूछ ले 5 परिमेय संख्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, इसके बटे में भी 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। क्या नीचे वाले का मान 0 ना आए बस। परिमेय संख्याओं के प्रकार धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब ये माइनस में भी हो सकती हैं भाई और प्लस में भी हो सकती हैं। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती हैं? अंश और हर दोनों के सेम, यानी धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती हैं? जैसे 12/17 की बात की जाए, इसमें लिख रखा है भाई 12/17, तो ये धनात्मक हो गई। अगर इसमें माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। जैसे ये दे रखा माइनस के 2/17, तो ये कैसी होगी? ऋणात्मक हो गई। भिन्न, भिन्न की बात की जाए, भिन्न, भिन्न के प्रकार। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें नंबर अंश, जिसमें अंश क्या हो? अंश उचित भिन्न की बात करें, अंश हर से कम होता है, यानी कि अंश क्या होता है? छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में, उचित भिन्न में अंश क्या हो? छोटा होता है। अंश ऊपर वाला, जैसे हम बात करें भाई 4/7 है, तो ये भिन्न है। इसमें पूछ रहा है कौन, कैसी भिन्न है? ये उचित भिन्न है। क्यों भिन्न है? उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश क्या है भाई? छोटा है, हर की अपेक्षा क्या है? छोटा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है भाई? इसमें अंश हर से अधिक या उसके बराबर होता है। अब हम बात करें जैसे भाई 4/3 है, तो ये अंश जो है वो क्या है? बड़ा है, हर क्या है? छोटा है, तो इन्हें कहते हैं विषम भिन्न। या बराबर हो। मिश्रित भिन्न क्या होती हैं भाई? मिश्रित भिन्न वो भिन्न कहलाती हैं
जो क्या हो सही बटे के रूप में लिख रखी हो, जैसे 1 सही 4/4, 3 सही 4/4, तो इन्हें भी मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। आगे जियोमेट्री। अब जियोमेट्री की बात करें, रेखाएं और कोण की परिभाषा और गुण। अब रेखाखंड जो होता है, रेखाखंड क्या होता है भाई, एक सीधी सीधी लाइन होती है और इस पर भी दो बिंदु होते हैं, ये इसे कहते हैं रेखाखंड। अब सीधी रेखा की बात करें तो रेखा क्या होती है, रेखा के दोनों ओर क्या होती हैं भैया, एरो लगे होते हैं। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण की बात करें तो 0 डिग्री से, कितने से, 0 डिग्री से आगे और 90 अंश से कम के बीच के सभी कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। अब 90 अंश की बात करें भाई, 0 अंश शुरुआत होती है भाई कोण में 0 की, तो 0 वाले कोण को कहते हैं शून्य कोण या शून्य कोण कहते हैं इसे, ये इसे कहते हैं ऋजु कोण, यानी कि शून्य कोण। अब शून्य कोण से शुरू एक कोण 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, ये सब न्यून कोण है। और 90 अंश के कोण को कहते हैं भाई समकोण, क्या कहते हैं, समकोण। आइए आगे देखते हैं। अब अगला है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अब हम 90 पर आए तो 90 से आगे वाले और कहाँ तक के, 180 तक के बीच के सभी कोण क्या कहलाते हैं भैया, ये सभी कहलाते हैं अधिक कोण। और 180 अंश के कोण को कहते हैं भाई ऋजु कोण या सरल कोण, इसे कहते हैं भाई सरल कोण। तो ये हो गया भाई कौन सा, समकोण और ऋजु कोण। आइए आगे देखते हैं संपूरक क्या होते हैं। अब संपूरक कोण क्या होते हैं भाई, तो यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई भी दो कोण ले लें और इनका योग क्या हो जाए भाई, 180 अंश हो जाए तो उन्हें भी संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 50 है और 130 है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है कोटिपूरक कोण। अब कोटिपूरक कोण क्या होते हैं भैया, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 हो जाए, जैसे 60 और प्लस 30 बराबर क्या हो गया भैया, 90 हो गया, तो ये कोण क्या है, एक दूसरे के कोटिपूरक है। अब आपसे पूछ ले कोटिपूरक, कभी 50 का कोटिपूरक क्या होगा, तो 50 का कोटिपूरक 40 होगा। तो कोटिपूरक दोनों का योग 90 हो, संपूरक दोनों का योग 180 अंश हो। आसन्न कोण, ये आसन्न कोण भी क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के आमने सामने वाले आसन्न कोण भी कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो आमने सामने वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कहलाते हैं भैया, ये क्या कोण कौन से कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये वाला कोण और ये वाला, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज की परिभाषा, एक त्रिभुज एक बंद आकृति जो 3 रेखाओं के खंडों से बनी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABCD, इसका नाम है, यह है त्रिभुज। आइए आगे देखते हैं। अगला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात करें, समबाहु त्रिभुज। जैसे अब ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होती हैं, तो तीनों भुजाओं क्या हो, बराबर बराबर हों, सम्मानी समान, बाहुमानी भुजाएं समान भुजाएं हों, क्या हो, समान भुजाएं हों, तो उसे भाई समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला आता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मानी समान, द्वि मानी 2, बाहु मानी भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जैसे ये वाली है और ये वाली समान है, ये समान नहीं है भैया, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइए आगे देखते हैं। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मानी भाई कोई भी मैच ना खाए, बाहु मानी भुजाएं, तो भाई ये 5 वाली है, 2 वाली है, 4 वाली भुजा हो गई, तो इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब हम बात करें कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो न्यून कोण त्रिभुज पहला होता है, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा कि भाई तीनों के तीनों कोण क्या होंगे भाई, 90 अंश से क्या होती हैं, छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं, इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या कहते हैं, इसमें भी एक कोण क्या होता है भाई, एक कोण जो होता है वो 90 अंश से अधिक होता है, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या हो भैया 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस आयतन। घनाभ का आयतन की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2LB + BH + HL होता है, यानी कि दो ब्रैकेट के बाहर तो लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस और ऊंचाई और लंबाई होती है। घन की बात करें तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया वो 6a² होता है, 6a² होता है। बेलन की बात की जाए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2πr ब्रैकेट के अंदर r + h होता है या h + r होता है। शंकु की बात करें तो πr और l + r होता है। गोला की बात करें तो 4πr² होता है, 4πr² होता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस आकार।
अर्धगोला की बात की जाए तो अर्धगोला का जो होता है भाई 3πr² होता है, 3πr² होता है। आयतन, अब हम आयतन की बात करें भाई, घनाभ का आयतन क्या होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं भैया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। घन के आयतन की बात करें तो भुजा की घात 3 होती है, यानी कि a की पावर 3। आइए अगला, बेलन के आयतन की बात करें तो πr² होता है। शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 πr² होता है। गोला के आयतन की बात करें तो 4π यानी 4/3 πr³ होता है, यानी कि 4πr³ और अपॉन 3 होता है गोला का आयतन। तो 4πr³, 4πr³/3। अर्धगोला, अब अर्धगोला मतलब आधा गोला कर देंगे भैया, तो यहाँ पर क्या थे 4π थे ना, तो यहाँ पर 2π कर देंगे भाई, तो 2πr³ होता है अर्धगोले का आयतन। आइए नेक्स्ट आगे, अगला है, अगले की बात की जाए नेक्स्ट, अगला क्या कहता है भैया, रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी आकृति के ठीक आधे में काटती हैं उन्हें सममिति रेखा कहते हैं। सममिति रेखा क्या होती हैं, कोई भी आकृति हो उसके ठीक बीच में से काट दें तो उन्हें सममिति रेखा कहते हैं। सममिति रेखा के प्रकार, अब सममिति रेखा के प्रकार कौन कौन सी होती हैं, जैसे भाई रेखिक सममिति, ये तब होता है जब किसी आकृति वस्तु को एक रेखा द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जाता है और एक भाग दूसरे की दर्पण छवि होती हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ग में 4 सममिति रेखा होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और 2 विकर्ण होती हैं। ये आप इमेज में देख रहे हैं, जैसे हम H लिखें और H को हम क्या कर दें भैया, 2 बराबर भागों में काट दें, 2 बराबर भागों में काट दें, या तो ऐसे या फिर ऊर्ध्वाधर। आइए आगे देखते हैं, O है चाहे X है या I है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, घूर्णन सममिति क्या होती है। घूर्णन सममिति का अर्थ होता है जब कोई वस्तु चलती है या घूमती है तब भी वह पहले जैसी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक तारे में घूर्णन सममिति होती है क्योंकि ये 72 डिग्री घूमने के बाद समान दिखता है। अभी आप देख रहे हैं इमेज में, तो इसे कहते हैं भाई घूर्णन सममिति। अगला होता है हमारा स्थानांतरण सममिति। ये तब होता है जब किसी आकृति या वस्तु को बिना उसका रूप बदले किसी भी दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ईंट की दीवार में ट्रांसलेशन सममिति होती है क्योंकि इसे एक ईंट की लंबाई चौड़ाई से स्थानांतरित करने के बाद भी एक समान दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आगे, परावर्तक समरूपता क्या होती है। ये तब होता है जब किसी आकृति या वस्तु को रेखा या तल पर उसके समरूप को बदले बिना फ्लिप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक तितली में परावर्तक समरूपता होती है क्योंकि ये अपने शरीर की धुरी पर परावर्तित होने के बाद समान दिखाई देती है, जिस प्रकार से आप इमेज में देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ्स कंटेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट और इसमें पेडागोजी भी थी, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।